तो बच्चों आज हम लोग 2016 के प्रीवियस प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि आज हम लोग सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे। और इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है। आइसलैंड की मुद्रा है। प्रश्न हम इससे पहले भी पढ़ाए थे और बहुत सारे देश का नाम आया था जो कि आप मुद्रा के रूप में याद किए थे कि कौन सा मुद्रा जो है वो किस देश का है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें आइसलैंड देश के बारे में पूछा जा रहा है कि आइसलैंड की मुद्रा क्या है। किस देश की चर्चा हो रही है? आइसलैंड। किस देश की चर्चा हुई है? आइसलैंड। देखिए इसका नाम ही है आइसलैंड। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। और लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। यानी कि ऐसी भूमि जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ हो, ऐसी भूमि जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, तो उसका नाम हो गया आइसलैंड। क्या नाम हो गया? आइसलैंड। तो आइसलैंड की जो मुद्रा है, इस मुद्रा का जो नाम है वो आपको क्रोन है। क्या है? क्रोन। आइसलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? क्रोन। बिल्कुल, आइसलैंड की मुद्रा का नाम आपको क्रोन है। ठीक है। और इसके बाद जो है हम आपको बता दें यूरो के बारे में कि यूरो किस देश की मुद्रा है। यूरो जो है आपको 17 देश में ये मुद्रा चलता है। बात समझ रहे हैं ना? कितने देश में? 17 देश में। यूरो मुद्रा जो है यह कितने देश में चलता है? 17 देश में चलता है। और उस देश के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं बोलेगा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, और सबसे अंतिम में जो है यह आपको स्पेन है। तो इस तरह से 17 यूरोजोन के जो 17 देश हैं उस देश में आपको यूरो मुद्रा चलता है। याद रखिएगा, यूरो मुद्रा कितने देश में चलता है? 17 देशों में। बिल्कुल, यूरोजोन के 17 देश में यह मुद्रा आपको चलता है। ठीक है। तो क्रोन मुद्रा की बात करें अगर हम, तो क्रोन मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो आइसलैंड। किसकी मुद्रा है? आइसलैंड की मुद्रा है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोग को? जी। तो एक बार पुनः हम पूछे, आपसे गलती नहीं ना करेंगे? नहीं। तो फटाफट से बताइए कि आइसलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? क्रोन। क्या नाम है? क्रोन। अच्छा बताइए कि यूरो मुद्रा कितने देश में चलता है? 17 देश में चलता है। आइए अब जो आपका अगला प्रश्न है बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च 1971। और ये जो आपको 26 मार्च 1971 से मना रहा है। ठीक है ना? पहली बार जो है 26 मार्च 1971 को मनाया गया था, जबकि प्रति वर्ष कब मनाता है वो? तो वो 26 मार्च को मनाता है। कब मनाता है? 26 मार्च को। बिल्कुल। तो बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 मार्च को। पहली बार मनाया 26 मार्च 1971 को, लेकिन प्रति वर्ष यानी कि हर साल कब मनाता है? 26 मार्च को। 26 मार्च को मनाता है। और अगर आपसे पूछे कि आप स्वतंत्रता दिवस, पहले ये बताइए कि आप किस देश के रहने वाले हैं? भारत देश के। ऐसा तो नहीं ना कोई बिहार देश के रहने वाले हैं? नहीं, बिहार राज्य के रहने वाले हैं। ये नहीं बोल दीजिएगा कि हम बिहार देश के रहने वाले हैं। ठीक है ना? तो बताइए कि ये जो है आप स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं आप लोग? 26 जनवरी। 15 अगस्त को कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत जो है अपना स्वतंत्रता दिवस प्रति वर्ष कब मनाता है? 15 अगस्त। कब मनाता है? 15 अगस्त। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले मुझे ये बताइए कि यदि आप लोग भारत देश के निवासी हैं तो भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। तो आइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो बताइए आप लोग की ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है। इसके बाद जो है आपको अगला प्रश्न 2014 तक, कब तक? 2014 तक उपन्यास पर बनी इस फिल्म ने सबसे अधिक कमाई है। 2014 तक उपन्यास पर बनी इस फिल्म ने, मतलब कौन सा फिल्म है जो
2014 तक उपन्यास पर बनी फिल्म, किस पर बनी फिल्म? उपन्यास पर बनी फिल्म ने सबसे अधिक कमाई, तो इसका आंसर है हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन। बोलिएगा, हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन। देखिए पूरा याद नहीं हुआ होगा आप लोग को, इसलिए एक बार फिर से समझिए। हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन। फिर से समझिए, बोलना नहीं आप लोग को। हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन। अब समझ में आया? बताइए। हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर्स स्टोन, तो ये जो है आपको फिल्म का नाम है। किसका नाम है? फिल्म का नाम। और यही फिल्म 2014 तक उपन्यास पर बनाई गई थी, जो कि सबसे अधिक आपको पैसा कमाया गया है 2014 तक इससे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश में खुले में, खुले का मतलब क्या होता है? खुले में शौच करने वाले लोग सबसे अधिक हैं। मतलब बाथ भवन में पैखाना करने के लिए इसमें से कौन सब जाते हैं? बताइए। आप जाते हैं ना खुला में शौच करने के लिए? आपके पास भी है। चलिए तो ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के नतीजे के अनुसार से यह पता चला है कि किस देश में खुले में मतलब बाथ भवन में पैखाना करने वाले लोग सबसे अधिक है। किस देश में? तो याद रखिएगा, भारत देश में ही है। भारत देश के लोग जो है, आपको अगर टॉयलेट का पैसा मिलेगा भी, है कि नहीं, फिर भी आपको जो है उस पैसा का जो है कोई और दूसरा काम कर लिया और शौचालय नहीं बनाएगा अपना। अगर किसी को शौचालय बन भी गया है तो वह सुबह सुबह एक स्प्राइट वाला बोतल ले लेगा और चले जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरे के क्षेत्र को गंदा करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे अधिक शौचालय जाने के लिए खुले का ही प्रयोग करता है। तो बताइए कौन सा देश है? भारत देश है। तो बताइए कि आपके भारत के लिए ये अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग भी जो है, जो सब शौचालय नहीं बनवा है, शौचालय जल्द ही बनवा लीजिए। ठीक है, ठीक रहेगा। आइए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है जो तानसेन सम्मान, कौन सा सम्मान? तानसेन सम्मान देता है। कौन सा राज्य जो तानसेन सम्मान देता है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य जो है वह आपको तानसेन सम्मान देता है। कौन सा राज्य जो तानसेन सम्मान देता है? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य जो तानसेन सम्मान देता है? मध्य प्रदेश। तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप बताएंगे। चलिए आप बताइए। भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और तानसेन सम्मान कौन सा राज्य देता है? मध्य प्रदेश देता है। अगला प्रश्न है, 2015 में, कब की बात हो रही है? 2015 में किसको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया है ना? किस रत्न से? खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया। बात समझ रहे हैं? तो ये इनका नाम है आपको सानिया मिर्जा। क्या नाम है? सानिया मिर्जा। 2015 में इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनका नाम क्या है? सानिया मिर्जा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या नाम है? सानिया मिर्जा। तो अगर आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए। फुटबॉल से। तो याद रखिएगा, सानिया मिर्जा फुटबॉल से संबंधित नहीं है, वह आपको लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। वो लॉन टेनिस खेल खेलती थी। बात समझ में? और उनको जो है 2015 में खेल रत्न का पुरस्कार मिला। याद रखिएगा कि सानिया मिर्जा को खेल रत्न का पुरस्कार कब मिला? 2015 में। या अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि 2015 में किसको खेल रत्न का पुरस्कार मिला, तब क्या जवाब दीजिएगा? सानिया मिर्जा को। अब तो बात पकड़ में आ गया ना? तो इसी तरह से आप अपने एग्जाम में भी सोच समझ के इसके बाद जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय चंद्र अभियान, भारतीय चंद्र अभियान का नाम क्या है? तो इनका नाम है आपको चंद्रयान। भारतीय चंद्र अभियान का नाम क्या है? चंद्रयान। भारतीय चंद्र अभियान का नाम क्या है? चंद्रयान। चंद्रयान इसका नाम है आपको। ये भारतीय चंद्र अभियान है। ठीक है, भारतीय चंद्र अभियान क्या होता है जरा समझिए। चंद्रमा पर जाने वाला जो जहाज है ना, उसी को कहा गया चंद्रयान। क्या कहा गया? चंद्रयान। अब समझ में आया कि नहीं आया? चंद्रमा पर जो जाने वाला जहाज है उसको कहा गया चंद्रयान। तो ये जो भारतीय चंद्र अभियान है, तो कहता है कि भारतीय चंद्र अभियान का नाम था, तो भारतीय चंद्र अभियान का क्या नाम था?
तो याद रखिएगा कि इस अभियान का नाम था आपको चंद्रयान। जैसे कि पोलियो को खत्म करने का क्या अभियान था बताइए आप लोग, अभी वो चल ही रहा है। भारत से पोलियो खत्म करने का क्या अभियान है बताइए? पोलियो उन्मूलन अभियान। क्या नाम है? पोलियो उन्मूलन अभियान। बिल्कुल। और वहीं पर देखिएगा नीचे में लिखा होगा 2 बूंद जिंदगी का उपहार। बात समझ में आ रहा है ना? छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं आपके घर में, तो बच्चे सबको पिलाने के लिए देखिएगा आता रहता तो देखिएगा उनके कपड़ा पर लिखा रहता है 2 बूंद जिंदगी का उपहार। ठीक है, चलिए तो अब बताइए कि चंद्रयान का मतलब क्या होता है? चंद्रमा पर जाने वाला यान, यानी कि चंद्रयान। बात समझ गए? चंद्रमा पर जिस जहाज से जाया था उसको हम लोग चंद्रयान कहते हैं। तो भारतीय चंद्र अभियान का क्या नाम है? चंद्रयान। क्या नाम है? चंद्रयान। चंद्रयान नाम है। अगला प्रश्न है बुकर्स पुरस्कार। बोलिएगा जरा। बुकर्स पुरस्कार बोलिएगा। तो बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार जो है इसकी विजेता कौन है? तो याद रखिएगा कि बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार की विजेता है आपको अरविंद अडिगा। क्या नाम है? क्या नाम है? पुरस्कार का नाम बताइएगा। बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार बोलिएगा। क्या नाम है? बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार है। क्या नाम है? ठीक है, तो बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार जो है इसके विजेता है, विजेता मतलब जीतने वाला है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन है? तो इनका नाम है आपको अरविंद अडिगा। क्या नाम है? चलिए अगला प्रश्न है अल्जीरिया कहाँ पर है? ठीक है ना, अल्जीरिया कह रहा है कि यहाँ पर है, तो कहाँ पर है भाई साहब? अल्जीरिया आपको अफ्रीका में है। अल्जीरिया कहाँ पर है? अल्जीरिया कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो बताइए कि कोरोन जो है वो किस देश की मुद्रा है? कौन सा देश है जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों की सबसे बड़ा निर्माता है? अब समझिए कॉमिक क्या होता है, बताइए कॉमिक क्या होता है? देखिए कॉमिक का मतलब क्या होता है? कॉमिक का मतलब होता है हास्यपूर्ण। हास्यपूर्ण का मतलब ऐसा कोई भी काम कीजिए जिसमें कि सबको हंसी लग जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? हास्यपूर्ण, कॉमिक कहेंगे। साधारण अर्थ में समझिए नाटक जो होता है या कोई ड्रामा, ये क्या कहते हैं, ये नहीं होता है कॉमेडी, जिसको कॉमेडी बोलते हैं ना, कॉमेडी तो सब जानते होंगे ना। तो कॉमेडी और कॉमिक समझिए कि सेम वर्ड है। जैसे कोई कॉमेडी करता था आप लोग को हंसी लग जाता है ना, तो ठीक उसी तरह से कॉमिक का मतलब होता है हास्यपूर्ण। हास्यपूर्ण का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने से आपके सामने वाला व्यक्ति हंस पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमिक कहते हैं। अभी भी पॉइंट को समझे कि नहीं समझे? जी। आइए सवाल पर, कहता कि कौन सा देश है जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है? तो याद रखिएगा कि कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा जो निर्माता है वो आपको बेल्जियम है। कौन सा देश है? बेल्जियम। तो कौन सा देश है जो प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है? तो बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कुल सीटों के, मतलब जितना सीट है, कुल सीटों के प्रतिशत के हिसाब से, कुल सीटों के प्रतिशत के हिसाब से कौन से देश में सर्वाधिक महिला सांसद है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, VVI कर लीजिए, है ना। कुल सीटों के प्रतिशत के हिसाब से कौन से देश में सबसे अधिक महिला सांसद है? तो सबसे अधिक महिला सांसद वाला जो देश है वो आपको नाम है रवांडा। क्या नाम है? रवांडा। चलिए, तो सबसे अधिक सांसद जो है वो आपको रवांडा जो देश है उस देश में महिला सांसद सबसे अधिक है। और इस प्रश्न को भी VVI कर लीजिए, और इनको देख करके आप सारे महिलाओं को प्रोत्साहित होना चाहिए कि उस देश में सबसे अधिक सांसद कौन बनी हुई है? महिला। तो हम भी एक सांसद या सांसद नहीं बन पाए तो कुछ और बड़ा करने का सोच रखिए आप लोग, और बड़ा करने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सांसद का मतलब ही नहीं समझ रहे होंगे। मान लीजिए सांसद का मतलब पार्लियामेंट, संसद मतलब पार्लियामेंट होता है, और सांसद का मतलब जो संसद के जो सदस्य होते हैं ना, उसी को हम लोग सांसद कहते हैं। जो अगर आप किसी विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगे, अभी इलेक्शन चल रहा है ना, तो विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद आपका जो उठक बैठक होगा कहाँ पर होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो वही बात है। चलिए, इसके बाद है यह एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है।
मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है। तो जीवाणु की सहायता, पहले आप लोग बताइए कि आप लोग पूरे दिन से रात तक, जब तक आप लोग नहीं सोते हैं तब तक कोई जीवाणु कीड़ा मकोड़ा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, याद रखिएगा। आप जीवाणु खाते हैं, कीड़ा मकोड़ा नहीं बोलेंगे, उसको जीवाणु बोलेंगे। आप जैसे दूध खाते हैं, आप दही खाते हैं या पनीर खाते हैं, तो अगर दूध में पनीर में अगर कीड़ा नहीं, वो नहीं होगा जीवाणु, वो बनवे नहीं तो करेगा। बनवे नहीं करेगा। अगर दही में वो जीवाणु नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे कि दूध को अगर आप नहीं उबालिए तो फट जाता है। फटता है कि नहीं फटता है? क्यों? क्योंकि जब दूध को उबालते हैं तो उसमें जितना जीवाणु होता है ना, वो मर जाता है। जब मर जाता है तो वृद्धि नहीं करता है, मतलब बच्चा नहीं देता है। और जब तक दूध को नहीं उबालिएगा तब तक वो इतना ज़्यादा मात्रा में वृद्धि करता रहता है, इतना ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा। वो जब ही अंतिम सीमा पर चला जाता है तो वो दूध को आप लोग क्या कहते हैं कि दूध अब फट गया है। क्या कहते हैं? बात को पकड़े कि नहीं पकड़े आप? ठीक है। तो बताइए कि जीवाणु की सहायता से किसे नहीं बनाया जाता है। तो देखिए, जिससे बनाया जाता है पहले उसको समझिए। जैसे कि योगर्ट जो है ये बनाया जाता है, बटर मिल्क जो है ये भी आपको बनाया जाता है, चीज़ बनाया जाता है। चीज़ का मतलब होता है पनीर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पनीर। इसके बाद आइसक्रीम जो है, जो कि आज आप खाए हैं, वो जीवाणु के द्वारा बनाया नहीं जाता है। तो बताइए कि जीवाणु के द्वारा क्या नहीं बनाया जाता है? आइसक्रीम। और क्या क्या बनाया जाता है? तो बोलिए योगर्ट, बटर मिल्क, चीज। इसके बाद है, इनको 2016 में फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो किनको फाल्के पुरस्कार 2016 में दिया गया? 2016 में जो फाल्के पुरस्कार मिला है वो मनोज कुमार को मिला है। 2016 ईस्वी में फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? मनोज कुमार को। 2016 ईस्वी में फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? मनोज कुमार को। अगला प्रश्न है, निर्मल हृदय। निर्मल का मतलब क्या होता है बताइए? निर्मल का मतलब होता है आपको पाक समझते हैं ना? पाक होना। पाक होने का मतलब क्या होता है? जब आप लोग लोटा में पानी उनी ले लेते हैं, पूरा साफ सुथरा कर लेते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि हम पाक हो गए। पाक का मतलब पवित्र, स्वच्छ, साफ सुथरा, ठीक है ना। तो निर्मल हृदय किन से संबंधित है? तो याद रखिएगा आपको, मदर टेरेसा से। निर्मल हृदय किससे संबंधित है? निर्मल हृदय किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछे कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा अल्बानिया में। कहाँ पर? अल्बानिया में। और निर्मल हृदय किनसे संबंधित है? मदर टेरेसा से। देखिए, वैसे ही मदर टेरेसा का मन जो था ना, बहुत ही मोह माया से घेरा हुआ था। क्योंकि मदर टेरेसा दीन दुखियों को, है ना, पीड़ितों को, जो संकट में होता था, उनको सबको अपने तरफ से वो सेवा करते थे। कौन? मदर टेरेसा। आप देख लीजिएगा मोबाइल पर सर्च करके मदर टेरेसा के बारे में, फिर आपको पता चलेगा। इसलिए तो मान के चलिए उनका हृदय जो था क्या था? साफ था। इसीलिए वो एक दूसरे को क्या करते थे? मदद करते थे, सेवा करते थे, मदद करते थे। तो निर्मल हृदय किससे संबंधित है? मदर टेरेसा से। अब बताइए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ है? अल्बानिया में। अल्बानिया में। कहाँ पर हुआ है? अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तराना। याद रखिएगा, कहाँ है? ठीक है। तो याद रखिएगा, मदर टेरेसा का जन्म आपको अल्बानिया में हुआ है, और उस अल्बानिया की जो राजधानी है वो तिराना है। तराना बोल दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक था, तिराना याद रखिएगा। बात समझ गए? उसके बाद हम तराना की चर्चा कर ही दिए, तो एक शब्द सीख लीजिए आप लोग। तराना का मतलब क्या होता है बताइए? तो तराना का मतलब जो होता है वो प्रार्थना होता है। ठीक है। यहाँ जो प्रश्न है आप उस पर चर्चा करते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मानव कौन था, है ना? चंद्रमा पर, किस पर? चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला जो व्यक्ति था वो आपको नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है। और यदि दूसरे व्यक्ति का नाम बोल दे तो याद रखिएगा राकेश शर्मा भी था। कौन था? राकेश शर्मा, जो कि भारतीय था। क्या था? भारतीय था। इसके बाद हम आपको बैक के क्लास में पढ़ाए थे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर बैक के क्लास में खूब अच्छा तरीका से ध्यान दिए होंगे, वीडियो अच्छा से देखे होंगे, तो ये प्रश्न आपको पहले से याद होगा। तो बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और 22 अप्रैल को, चलिए तो याद रखिएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वहीं अगर 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को जो है आपको
जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस। और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था आपको वांट हाफ। क्या नाम था? वांट हाफ। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वांट हाफ था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसमें बिजली उपलब्ध हुई थी? पहले बताइए कि प्रश्न कैसा लग रहा है। प्रश्न बहुत ही सुंदर लग रहा है सुनने में कि पहली बार जब वहाँ पर बिजली लगी होगी तो न जाने दिवाली महसूस हुआ होगा वहाँ पर, नहीं जी। तो देखिए, भारत में सबसे पहले किस शहर में बिजली लगी? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। भारत में यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले बिजली लगी थी, याद रखिएगा। और बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। चलिए, कहता है कि यह भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु है। भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु है, तो उनका नाम है आपको दुर्गा। आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपके गांव में या आपके मोहल्ले में या आपके टोले में कहीं भी, या आपके संबंधी में या आपके परिवार में किसी को सुनते होगा कि बच्चा नहीं हो रहा है। कोई है ऐसा पर्सन? किसी महिलाओं को बच्चा नहीं हो रहा है तो उनको जो है सो आप ये भी सुने होगा कि उनको दवाई पर बच्चा हुआ, दवा के माध्यम से। तो वही बात, यही प्रश्न है। अब आइए प्रश्न पर समझ जाइएगा। सबसे पहला जो बच्चा था दवा पर होने वाला, उस बच्चा का नाम है आपको दुर्गा। बात आप समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि भारत की सबसे पहली परीक्षण नली शिशु जो है वो कौन थी? दुर्गा थी। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जी? समझ गए ना? तो यह जो है VVI कर लीजिए इसको, यह भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु थी और वो कौन थी? दुर्गा। क्या नाम था उनका? दुर्गा। ठीक है ना? अब अगला प्रश्न है, लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का सबसे पहला जो अध्यक्ष था उनका नाम है आपको GV मावलंकर, जो कि आप पहले के 2023 के प्रश्न में ही पढ़ चुके थे कि लोकसभा का सर्वप्रथम जो है अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर था। कौन था? GV मावलंकर था। लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर कौन था? GV मावलंकर था। अगला प्रश्न है आपका, यह पहले संयुक्त राष्ट्र में कार्य करते थे। तो ये जो व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले जो है संयुक्त राष्ट्र में कार्य जो करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? इनका नाम था शशि थरूर। क्या नाम था? शशि थरूर, है ना? पहले संयुक्त राष्ट्र में कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था आपको शशि थरूर नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जो जसवंत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक में विवाद का कारण था। यानी कि जसवंत सिंह के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया है उस पुस्तक में जो विवाद का कारण रहा है, किसका कारण? विवाद का मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़ा का जो कारण था वो कौन था? जिन्ना। कौन था? जिन्ना को जानते हैं ना आप लोग? मोहम्मद अली जिन्ना। ये आपको विवाद का कारण था। तो याद रखिएगा कि कौन प्रसिद्ध व्यक्ति था जो कि जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक में विवाद का कारण था। तो इसका नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या नाम है? मोहम्मद अली जिन्ना। और बताइए कि संयुक्त राष्ट्र में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? शशि थरूर। चलिए, अगला प्रश्न है, इसका कारण एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में हम आपको पहले से बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, कि इसका कारण एक प्रोटोजोआ है। तो कहने का मतलब ये 4 रोग का नाम दिया है, 4 प्रकार के रोग में आपको बताना है कि प्रोटोजोआ के कारण से होने वाला कौन सा रोग है। ठीक है, तो याद रखिएगा मलेरिया रोग जो है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका कारण एक प्रोटोजोआ है। तो किसका कारण एक प्रोटोजोआ है? तो मलेरिया का कारण जो है प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और हम बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी। तो आपको नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। तो बताइए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, यह भारत में मिस वर्ल्ड नहीं है। ऑप्शन 4 ऑप्शन में से बताना है कि मिस वर्ल्ड कौन नहीं है। तो सुष्मिता सेन जो है वो आपको मिस वर्ल्ड नहीं है, जबकि मिस वर्ल्ड जो है वो आपको प्रियंका चोपड़ा है, युक्ता मुखी है और डायना हेडन है। यानी कि इन लोगों को मिस वर्ल्ड पुरस्कार मिल चुका है।
मिस वर्ल्ड पुरस्कार किस को मिल गया है? बोलिए, प्रियंका चोपड़ा को, प्रियंका चोपड़ा को, युक्ता मुखी को, डायना हेडन को। नाम बोलिए तीनों का, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी और डायना हेडन। इस तीनों को जो है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार मिल चुका है, जबकि सुष्मिता सेन को जो है मिस वर्ल्ड का पुरस्कार नहीं मिला। अगला प्रश्न है द कोलकाता क्रोमोसोम। बोलिएगा, द कलकत्ता क्रोमोसोम है। द कलकत्ता क्रोमोसोम किसने लिखा है? ये एक पुस्तक का नाम है। तो द कलकत्ता क्रोमोसोम जो है यह किसने लिखा है? तो अमिताभ घोष। किसने लिखा है? अमिताभ घोष। देखिए, द कलकत्ता क्रोमोसोम जो है यह एक पुस्तक नहीं, यह एक उपन्यास है जिसको अंग्रेजी में हम लोग नॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉवेल। द कलकत्ता क्रोमोसोम जो है यह एक उपन्यास है, और यह उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? द कलकत्ता क्रोमोसोम किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने लिखा है। अगला प्रश्न है चेतन भगत। कौन? चेतन भगत यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। तो वो कहाँ के विद्यार्थी रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपको IIT दिल्ली के विद्यार्थी रहे हैं। चेतन भगत कहाँ के विद्यार्थी रहे हैं? चेतन भगत कहाँ के विद्यार्थी रहे हैं? IIT दिल्ली के विद्यार्थी रहे हैं। अगला प्रश्न है किसकी कहानियों में मालगुडी शहर का नाम अक्सर आता है? जब इंटर में आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक कहानी आता है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारा कहानी आता है जो कि RK नारायण के द्वारा लिखा गया है। यहाँ कहानी है करा किनकी कहानियों में मालगुडी शहर की चर्चा की गई है? याद रखिएगा, मालगुडी शहर की जो चर्चा की गई है वह आपको नारायण की कहानी में, और इनका पूरा नाम आपको RK नारायण है। क्या नाम है? RK नारायण। द मालगुडी डेज, है ना, इस तरह से कहानी का नाम सब रहता है। तो मालगुडी शहर का चर्चा किया गया है किनके कहानी में? नारायण के कहानी में। किनके कहानी में? नारायण के कहानी में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कौन सा पहला चलचित्र है? बताइए, चलचित्र को अंग्रेजी में सबको पता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? आपको बताए थे ना, चलचित्र को अंग्रेजी में हम लोग फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। फिल्म का हिंदी क्या होता है? चलचित्र होता है। तो कौन सा पहला चलचित्र है जिसमें अमिताभ बच्चन, कौन? अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया था, ठीक है ना। ऐसा कौन सा पहला चित्र है जिसमें कि अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग किया था? तो उस फिल्म का नाम है सात हिंदुस्तानी। प्रश्न को पहले समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन जो है जो पहली फिल्म में अपना रोल निभाया वह फिल्म का नाम पूछा जा रहा है आपसे, उसी को घुमा दिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सात हिंदुस्तानी एक फिल्म का नाम है जिसमें अमिताभ बच्चन सबसे पहला रोल निभाया था। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अमिताभ बच्चन का पहला फिल्म कौन सा था? सात हिंदुस्तानी। कितना हिंदुस्तानी? सात हिंदुस्तानी। अब आपका अगला प्रश्न है यह कहा जाता है कि यह प्रसिद्ध व्यक्ति सेल फोन, क्या चीज? सेल फोन अपने साथ नहीं रखता है। मतलब एक व्यक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सेल फोन जिसको आप मोबाइल कहते हैं, बैटरी वाला फोन को हम लोग सेल फोन कहते हैं, ठीक है। तो सेल फोन जो है वो अपने साथ कौन नहीं रखते थे? वारेन बफे। बोलिएगा, वारेन बफे नाम का एक व्यक्ति है जो कि सेल फोन यानी कि मोबाइल बैटरी वाला फोन अपने साथ नहीं रखते हैं। वारेन बफे, क्या नाम है? वारेन बफे। हाँ बिल्कुल, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कोनेरू। क्या है? कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? कोनेरू हम्पी जो है वह आपको चेस यानी कि शतरंज से संबंधित है। याद रखिएगा कि कोनेरू हम्पी जो है वो किस खेल से संबंधित है? चेस से, शतरंज से, है ना। क्या नाम है उनका? कोनेरू हम्पी। क्या नाम है? कोनेरू हम्पी। और कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? चेस यानी कि शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न है इस एक राज्य में के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उद्यानों और बूथों पर लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। तो उनका नाम है आपको मायावती। क्या नाम है? मायावती। ये जो मायावती है कहता है कि इस एक राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने उद्यानों और बूथों पर लगभग 2000 करोड़ खर्च किए हैं। उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो उन व्यक्ति का नाम है मायावती जो कि आपको उद्यानों पर
और बूथों पर, किस पर, उद्यानों पर और बूथों पर लगभग 2000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। उनका नाम है आपको मायावती। क्या नाम है? मायावती। चलिए, प्रश्न है आपका कि एक जीव रसायन का वैज्ञानिक इस देश का राष्ट्रपति था, है ना। एक जीव रसायन का, किसका? जीव रसायन का वैज्ञानिक इस देश का राष्ट्रपति था। तो इजराइल देश का जो राष्ट्रपति था वो जीव रसायन का वैज्ञानिक था। किसका? इजराइल देश का। इजराइल देश के जो राष्ट्रपति थे, इजराइल देश के जो राष्ट्रपति थे वह आपको जीव रसायन का वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, जीव रसायन का वैज्ञानिक रहे हैं वो राष्ट्रपति। तो इजराइल देश के जो राष्ट्रपति थे वो जीव रसायन विज्ञान के क्या थे? वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है आपका कीर्ति। कीर्ति क्या है? कीर्ति क्या है? कीर्ति इनके सपुत्र हैं, मतलब कीर्ति जो है वो किनके सपुत्र हैं? तो चिदम्बरम के। किनके सपुत्र हैं? कीर्ति जो है वो किनके सपुत्र है? चिदम्बरम के सपुत्र हैं, यानी कि पुत्र। सपुत्र मतलब पुत्र, याद रखिएगा। कीर्ति जो है वो किनके पुत्र है? चिदम्बरम के। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यहाँ पर है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है कहाँ पर है? तो ये आपको सऊदी अरब में। कहाँ पर है? सऊदी अरब। बिल्कुल। पूरे विश्व में, इस प्रश्न को पहले वीवीआई कीजिए आप लोग। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो किस देश का है? सऊदी अरब का है। ठीक है ना। इसके बाद है कि सबसे बड़ी मस्जिद जो है, सबसे बड़ी मस्जिद जो प्रयोग में अभी भी है, वो अभी चल रहा है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कहाँ पर है? तो ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? ईरान में। तो बताइए कि ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी आपको है। तो बच्चों का अगला प्रश्न है सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? देखिए, इससे बैक के क्लास में हम आपको बताए थे राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। तो बताइए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो आप सही बताइए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ जो आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है, तो देखिए सबसे बड़ा पुस्तकालय जो है वो आपको अमेरिका में है। तो फिलहाल में हम एक प्रश्न पढ़ाए हैं, तो आप लोग जवाब देंगे कि सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? ईरान में है। और बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। ठीक है, तो आइए, सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये अमेरिका में। सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ पर है? सबसे बड़ा पुस्तकालय अमेरिका में है। इसके बाद है आपका कि इस आविष्कार, देखिए 2016 में जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न को बहुत ज्यादा घुमा दिया है, जबकि प्रश्न बिल्कुल हल्का रहता है, उसका सिंपल आंसर आता है, लेकिन घुमाया बहुत ज्यादा है कहता है। इसलिए प्रश्न को आप लोग अस्थिर से पढ़िएगा, समझिएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी? इस आविष्कार का नाम एक प्रसिद्ध ब्रांड, जिसको ब्रांड बोलते हैं आप लोग, है ना, तो ब्रांड के रूप में आविष्कारक के नाम के साथ नहीं जुड़ा है। तो देखिए लिफ्ट जो है एक ब्रांड के रूप में एक आविष्कारक के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। वही डीजल इंजन एक ब्रांड के रूप में आविष्कारक के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। मार्गरीन जो है ये भी आपको ब्रांड के साथ, आविष्कारक के नाम के साथ जुड़ा हुआ है ब्रांड के रूप में। लेकिन रिवॉल्वर जो है यह आपको नहीं जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है 39 नंबर, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप इसको कट कर देंगे, इसको याद ही नहीं करना है। ठीक है, तो इस आविष्कार का नाम एक प्रसिद्ध ब्रांड के रूप में आविष्कारक के नाम के साथ नहीं जुड़ा है। इसका राइट आंसर रिवॉल्वर हो जाएगा और इसको आप काट देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आप इस प्रश्न को क्या करेंगे? कट कर देंगे, इसको याद नहीं करना है। आपका अगला प्रश्न है यह हवा का दबाव और दिशा मापता है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अभिव्यय कर लीजिए। यह जो है हवा का दबाव और दिशा को मापता है। ठीक है ना, तो हवा और दबाव दोनों को, दबाव को और दिशा को जो मापता है उस यंत्र का नाम है आपको एनीमोमीटर। क्या नाम है? एनीमोमीटर। फिर से बताइए। एनीमोमीटर नाम है। हवा का दबाव और दिशा जो मापता है उसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है टेंसियोमीटर। इसको भी महत्वपूर्ण कर लीजिए। टेंसियोमीटर क्या मापता है? देखिए टेंसियोमीटर जो है यह आपको पृष्ठ तनाव को मापता है। किसको मापता है? पृष्ठ तनाव को। टेंसियोमीटर किसको मापता है? पृष्ठ तनाव को। टेंसियोमीटर जो है वो पृष्ठ तनाव को मापता है, याद रखिएगा। तो बताइए कि हवा के दबाव को और दिशा को कौन मापता है? एनीमोमीटर। और टेंसियोमीटर क्या मापता है? तो पृष्ठ तनाव को। टेंसियोमीटर क्या मापता है? तो पृष्ठ तनाव को मापता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है रॉबर्ट ओपनहाइमर। देखिएगा जरा क्या है? रॉबर्ट ओपनहाइमर, बोलिएगा। रॉबर्ट ओपनहाइमर
इसके लिए जाने जाते हैं, मतलब किसके लिए जाने जाते हैं? तो परमाणु बम के विकास के लिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर किसके लिए जाने जाते हैं? फिर से बताइए। परमाणु बम का विकास के लिए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर किसके लिए जाने जाते हैं? परमाणु बम के विकास के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शहद की नर मक्खी कहलाती है। प्रश्न को महत्वपूर्ण कीजिए। शहर की जो शहद की, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हनी कहते हैं, क्या कहते हैं? हनी। तो शहद जो होता है, शहद का जो नर मक्खी का मतलब क्या होता है? मेल, पुरुष है ना। शहद के नर मक्खी क्या कहलाते हैं भाई? तो उसको हम लोग ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, इस ड्रोन से आप वो ड्रोन नहीं याद कर लीजिएगा जो आजकल शादी भी या फंक्शन में क्या होता है कि आपको जो ड्रोन उड़ाता रहता है, हेलीकॉप्टर वाला जो होता है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिए कि शहद की जो नर मक्खी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केलों का गुच्छा क्या कहलाता है ना। केला का जो गुच्छा है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? और वैसे भी केला के गुच्छा को हम लोग हैंड से पकड़ते कि नहीं, बड़ा बड़ा सा, तो इसलिए केलों के गुच्छा को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड कहते हैं। वह जगह जहाँ सूअर रखे जाते हैं। इस प्रश्न को आप लोग जरा पढ़िए अच्छा से। प्रश्न पढ़िए, क्या है? वह जगह जहाँ पिग रखे जाते हैं। वह जगह जहाँ सूअर रखे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको स्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्टाई कहते हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा। वह जगह, ठीक है, वह जगह जहाँ सूअर रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग स्टाई कहते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो है टेनिस में, किस में? टेनिस क्या है बताइए तो? एक खेल है। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम में, किस में? ग्रैंड स्लैम में निम्न संख्या के टूर्नामेंट होते हैं। मतलब ग्रैंड स्लैम में जो है आपको 4 टूर्नामेंट होते हैं। कितना टूर्नामेंट होते हैं? बताइए आप लोग, टूर्नामेंट का मतलब क्या होता है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम में निम्न संख्या का टूर्नामेंट है। इसका मतलब टेनिस जो खेल होता है उसमें ग्रैंड स्लैम में आपको कितना टूर्नामेंट होता है? तो 4 टूर्नामेंट। अगला जो प्रश्न है आपका बिहार में लोकसभा से संबंधित है, ठीक है। लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। और अभी आप न्यूज़पेपर में हमेशा सुन रहे होंगे 40 के चक्कर में सब नेता पड़े हुए हैं। 40 के 40 सीट बनाना चाह रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को सबसे पहले तो मोस्ट रिवाइज कर लीजिए सभी लोग। बिहार में, कहाँ पर? बिहार में लोकसभा में जो है वो कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोग? चलिए, तो अब बताइए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए। 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका नीरजा है, क्या है? नीरजा चलचित्र एक व्यक्ति पर आधारित है। चलचित्र का मतलब बताए थे अभी हम, फिल्म। तो नीरजा चलचित्र जो है एक व्यक्ति पर आधारित है। नीरजा जो है एक चलचित्र यानी कि फिल्म है, और यह फिल्म जो है एक व्यक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक व्यक्ति पे। उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन है। तो वो एयर होस्टेस, कौन थे? एयर होस्टेस। बिल्कुल, वो जो व्यक्ति थी ना, वो जो लड़की थी ना, वो एक लड़की पर आधारित है, नीरजा। उसका नाम क्या है? नीरजा। और वो जो लड़की है ना, उस लड़की एयर होस्टेस है। याद सुन लीजिए एयर होस्टेस के बारे में। एयर होस्टेस, जब आप एरोप्लेन में यात्रा कीजिए ना, तो आपको पूछेगा वाटर, डिनर, या कोई भी सामान की हेल्प, कोई मे आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, फला चीना, ये सब कुछ अंग्रेजी में बोलेगी, केवल अंग्रेजी बोलते, याद रखिएगा, ठीक है। तो नीरजा चलचित्र एक व्यक्ति पर आधारित है जो कि क्या थी? तो जो कि एयर होस्टेस थी। याद रखिएगा, नीरजा क्या थी? एयर होस्टेस थी। जो प्रश्न है आपका, नलिनी इतने वर्ष भारत के एक प्रधानमंत्री कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काट चुकी है। प्रश्न कैसा लग रहा है? अच्छा लग। नलिनी नाम की कोई व्यक्ति है ना, जो कि आपको 24 वर्ष की सजा काटी है। वो मतलब 2 साल, 24 वर्ष बोल रहे हैं। हाँ, 24 वर्ष है। 24 वर्ष है, 24 महीना नहीं है। 24 वर्ष भारत के एक प्रधानमंत्री कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काटी है। अब बताइए कि एक प्रधानमंत्री को कत्ल कर देना मतलब कितनी बड़ी वो धुरंधर टेररिस्ट होगी, बताइए। पीएम को कत्ल कर दिया, जिसके जुर्म में उसको 24 साल जेल में रहना पड़ा, ठीक है। तो नलिनी इतने वर्ष भारत के एक प्रधानमंत्री कत्ल के जुर्म में जेल की सजा काट चुकी है, तो 24 वर्ष। आज का जो लास्ट प्रश्न है, जो कि 10वीं क्लास में आप पढ़े थे, सेफ्टी पिन है ना। तो
10वीं क्लास में आप पढ़े थे सेफ्टी लैंप, लेकिन यहाँ सेफ्टी पिन है, उसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक जो है वो है वाल्टर हंट। कौन है? वाल्टर हंट। बिल्कुल। देखिए मेरा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, देख लीजिएगा जैसा आपका विचार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में 2015 के प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।